दोस्तों यहाँ पर एक और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने मैं आ चुका हूं। तो आज के इस वीडियो पे हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये हिंदी का आपका 302 DU कोड का पेपर आपका होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, और जैसा आपको पता है कि 22 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, इसको देखते हुए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला, ठीक है। इसका पूर्णांक आपका देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका समय निर्देश सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेना है। बाकी हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। और जो भी यहाँ पर और भी जो टॉपिक हैं, जैसे कि गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, जीवन परिचय, निबंध, कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अंत तक इसको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। खंड का से हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, देखिए पेपर। और इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कई बार करा चुका हूँ, अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जो आपका ये पेपर वाला वीडियो है, इसके बाद मैं आपको एक 150 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। जल्द ही आपको 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो 150 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसको कि मैं लगातार आपसे कहते आ रहा था कि मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जल्द ही आपके सामने वीडियो होगा, बिल्कुल वो तैयार हो चुका है, तो आपको जल्द मिलने वाला है। बस सब्सक्राइब आपको कर लेना है। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लीजिए, आपका हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है वो ब्राह्मण हो जाएगी इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना यहाँ पर कौन सी है, साहित्य अवलोकन। और इसमें देखिए वैसे भी यह हाईलाइटेड है, तो इसको आप कर लीजिएगा त्रिवेणी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर ग। कह रहा है कि कर्म भूमि किस विधा की रचना। तो आपको पता है उपन्यास है, और अगर बात करें किसकी है, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है ना। कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी क्या हैं, आपके मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। और अगर कभी लेखक का नाम पूछे तो भी मैं आपको बता दिया हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं इसके, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। भाग्य और पुरुषार्थ यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी का है। किसका है, तो जैनेन्द्र कुमार जी का है, लगा लीजिए आप लोग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी गद्य का ये आपका 5वां क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य और 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से हिंदी पद्य साहित्य के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानिए, यहाँ पर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका तो सरस्वती है। और एक बात आपको ध्यान देना है, जो सरस्वती पत्रिका है ये आपका श्याम सुंदर दास जी के द्वारा भी प्रकाशित की गई है, ठीक है। वो आपके प्रथम संपादक हैं, और ये आपके इसके जो है सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक है। अगर प्रथम द्वितीय करके पूछे तब आपको ध्यान देना है, और अगर इसी प्रकार से पूछेगा तो फिर आप लोग लगा के चले आएंगे डी नंबर, है ना। और इसके बाद जैसे कविवर्धन सुधा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पद्मावत की का रचना काल। पद्मावत यहाँ पर क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। तो यहाँ पर आप भक्ति काल में लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज स्मृति के रचयिता हैं। सरोज स्मृति के रचयिता आपके हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आपका लगा लीजिए आप लोग, पहला विकल्प। इसके बाद गा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कवियों में से, है ना, कौन छायावादी कवि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ नागार्जुन की अगर बात करें तो ये छायावाद के नहीं है। बाकी के सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी छायावाद के हैं। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं कवि, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ठीक है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इसी में सम्मिलित है। और यहाँ पर नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द इसमें आया है। और ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग ध्यान नहीं देते और वहां पर जल्दीबाजी में लगा के चले आते, तो यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। तो यहाँ पर याद रखिएगा महाकवि भूषण ने, ठीक है ना। महाकवि भूषण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक थे। तो यहाँ पर आगे हैं, आपको पता है। और यहाँ पर अगर पूछे सन, है ना, तो 1943 आपका पहला तार सप्तक जो है प्रकाशित हुआ था, 1951 में दूसरा सप्तक, और 1959 में तीसरा सप्तक। तो यहाँ पर ये 3 सप्तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनको आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आता है 10 नंबर का ये टॉपिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर
करा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल को भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। देखिए मैंने इसको कराया था आपको। ठीक है, ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के जो पहचान है आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अगर संदर्भ पूछेगा तो आप तो लिख देंगे अब यहाँ पर इसको, क्योंकि हम पहचान चुके हैं। इसके क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और के लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। ठीक ना, राष्ट्र का आप लोग कर लीजिएगा स्वरूप। और बात करें यहाँ पर आपका लेखक की, तो वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पर किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। जन का प्रवाह का आशय बताइए। तो जन का प्रवाह आप बोल सकते हैं मतलब लोगों का एक समुदाय है। ठीक है ना, तो ये होता है। और कह रहा है भूमि के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। यही देखिए यहाँ पर बताया गया पूरा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर इसी में मिल जाएंगे। और इसके बाद अथवा में एक दिया गया, देखिए अथवा करके, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। देखिए भाषा और संस्कृति आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। इसमें काफ़ी सारी यही पहचानने की एक ट्रिक होती है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन कैसे हैं? तो यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का आपका हमेशा पूछा जाता है, वो आपका पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम दोनों मैं आपको बता दिया हूं। भाषा किसका अटूट अंग है? तो भाषा स्वयं संस्कृति का। ठीक है, किसका? संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो यहां पर इसको बता दिया, ये भी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, बना के लिख दीजिएगा। और बाकी के क्वेश्चन यहां पर इसी पैसेज में मिल जाएंगे। अब आते हैं यहां पर पद्यांश में। देखिए नंबर 4 क्वेश्चन दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का प्यारे साथियों क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है कि दुग की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। ठीक है, और इसके नीचे दिया गया है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वाला का मूल, इंस का वह रहस्य वरदान, कभी मत जानो इसको भूल। बस इसको आपको करना है, मैं आपको यहाँ पर आपके सहारे इसे छोड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर वैसे मैं इसको बता सकता हूँ, क्योंकि आपका श्रद्धा मनु चैप्टर से है, अगर आप पहचान गए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें नवल प्रभात ऐसे कई सारे रजनी बीच इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं, ये आपको पहचान जाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे तुम समझे हो अभिशाप, इस प्रकार के जो वर्ड हैं, यहाँ पर झीना नील है ना, आता है ना, नील प्रधान बीच सुकुमार, ऐसे वर्ड जो है आते हैं, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये आपका श्रद्धा मनु चैप्टर से है। तो यहाँ पर देखिए इसके आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कह रहा है कविता और कवि का नाम बताइए। तो बस यहाँ पर संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारा जो पाठ्य पुस्तक हिंदी है, इसमें से कहाँ से लिया गया है? आपका श्रद्धा मनु चैप्टर से है। और बाकी आपके इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। 2 नंबर का ये क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो मनु को, है ना। तो बस इसमें आप यहाँ पर आंसर ढूंढ के, रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी आप मतलब जानते हैं ना, रात के बोलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर सुख का नवल प्रभात कब आता है? तो यहाँ पर इसी में आंसर आपको ढूंढ के लिख देना है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या आती है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है। अथवा करके एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पर है सुख खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। ठीक है ना, जड़ता हिंसा स्पर्धा के भर। तो बस इसको कर लीजिएगा, ये भी आपका इसी प्रकार से दिया गया है। इसके भी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना, अब देखिए आते हैं हम लोग जीवन परिचय में। जीवन परिचय यहाँ पर कैसे दिया गया है? नंबर 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर 80 शब्दों में लिखना होता है इसका आंसर। ठीक है, 80 शब्द सीमा से ज़्यादा नहीं लिखना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 + 2 का मतलब है 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय और 2 नंबर आपका इनकी प्रमुख जो कृतियाँ होती हैं उसका। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बार आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इनको दोनों को नहीं पढ़ना, एक को पढ़ना है आपको यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल
जी का, ठीक है ना। तो आप 2 जीवन परिचय इसको पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा और दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अब आइए कवियों में, देखिए कवि जीवन परिचय की बात करें 80 शब्दों में, इसके आंसर आपको देने हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो मैथिली शरण गुप्त का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर वो तो आपका लेखक में है। देखिए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी और महादेव वर्मा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखिए तीनों को बिल्कुल 100% तैयार कर लेना, ठीक है ना। तीनों आपके लिए बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप लोग प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचलाइट अथवा बहादुर, बस यही से आपका कहानी खत्म है, इतना आपको कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पंचलाइट कर सकते हैं या बहादुर, क्योंकि ये तीनों कहानियां अथवा में हैं, आप देख सकते हैं 5 नंबर ये फिक्स होता है आपका। तो बस पंचलाइट और बहादुर आप दोनों को कर सकते हैं या 2 में से एक भी कर देंगे, तब भी आपका नंबर आराम से फिक्स हो जाना है। इसके बाद स्वपठित खंड का, तो ये भी आपके जिले में जो भी आता है उसको देखिए स्वपठित होता है, मतलब ये भी आपका कन्फर्म रहता है 5 नंबर, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पर आपका श्रवण कुमार का हो गया, तो ये आपका 2 रहता है। देखिए यहाँ पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण करिए और एक आपका अथवा करके दिया गया है श्रवण कुमार खंड का आपकी कथा वस्तु, तो 2 में से एक आपको करना है, कोई अथवा लगा है। और अगला अगर आपके जिले में रश्मिरथी आता है तो आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं, या ऊपर या नीचे कोई भी वाला। इसके बाद यहाँ पर ग नंबर मुक्ति, अगर आपका इसमें कथा वस्तु पर कह रहा प्रकाश डालिए तो 2 में से कोई एक कर सकते हैं। सत्य की जीत आपके सामने है, यहाँ पर भी अथवा मिलेगा। आलोक व्रत में भी आपको अथवा, त्यागपति में भी आपको अथवा, ये सभी खंड काव्यों में आपको अथवा मिलेगा। तो आपके जिले के अनुसार जो आता है उसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अगला खंड, ठीक है ना। तो इसमें देखिए संस्कृत आती है। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर आपका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए मैं आपको जस्ट वीडियो अभी प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा महत्तम से चैप्टर से आपका पहला यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपका संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना, और सॉल्व कर लीजिएगा। अथवा में एक और दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर महामना मालवीय करके जो चैप्टर आपका यहाँ पर दिया गया है इससे, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं, कह रहा कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराशासित, मतलब कि जो महामना मालवीय थे वो विद्वान व्यक्ति थे, धार्मिक नेता थे और बहुत ही पटु मतलब चतुर पत्रकार भी थे, ठीक है ना। उनका परमस सर्वोच्च गुण, उनका जो परम एक सबसे बड़ा सर्वोच्च गुण था जन सेवा, अनेक लोगों की सेवा करना था, ठीक है ना। यत्र कुत्र अयम जनान दुखितान पीड्यमानात् पश्यत तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थिता, मतलब यहाँ पर है कि वो अगर सुनते थे कि कहीं पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, पीड़ित है, तो वो तुरंत वहाँ पर शीघ्र में मतलब तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम मतलब कि हर प्रकार से सहायता अकरोत, यानी कि उसकी हर प्रकार से वो सहायता करते थे। तो यहाँ पर ये महामना मालवीय चैप्टर से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्लोक आता है, श्लोक 7 नंबर का ये भी है, मैंने इसको भी अभी करा दिया है आपको, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये श्लोक मैंने आपको पूरा यही कराया था, ठीक है ना। विद्या विवादा धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत मेता ज्ञानाय जानाय च रचना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जितना कहें उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है पहला वाला। सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ लीजिए, इसके अलावा आप कोई पढ़िए चाहे ना पढ़िए, वहाँ से आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको समझ सकते हैं। मैंने बताया कि विद्या जैसे कि बोला गया यहाँ पर कि जो खलस व्यक्ति यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या हमेशा क्या के लिए होती है, विवाद या लड़ाई झगड़ा। धन हमेशा घमंड के लिए होता है। शक्ति हमेशा दूसरों को परिपीड़ना मतलब कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी जस्ट के विपरीत होता है। विपरीत मतलब जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, जो धन होता है वो दान के लिए होता है, जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है ना। ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। एक यहाँ पर अथवा में दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला देखिए मुहावरा। मुहावरा में जैसे यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कह रहा है इसमें कि मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का, यहाँ पर 4 दिए गए, 4 में से कोई एक करना है। तो जैसे कि आँख का तारा होना मतलब कि बहुत अधिक प्रिय होना, बस आप इसको वाक्यों में प्रयोग करना चाहते तो कर सकते हैं कि मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है ना, ऐसा करके। नाक में नकेल डालना, सावन हरे न भादो सूखे, मक्खन लगाना, है ना, इस प्रकार के हैं। तो आपको कोई एक का लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आसानी से कर लेंगे, काफ़ी इजी तरीके से आते हैं ये। इसके बाद आपका इस बार का एक नया जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि चलना मनुष्य का स्वभाव है,
पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है, ठीक है ना। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। पहले के टाइम पर ऐसे सारे के सारे साधन वाहन ये सब नहीं हुआ करते थे, है ना। तो पैदल मनुष्य चलता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाता था, ठीक है ना। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे, मतलब कि एक देश से दूसरे देश पर जब जाते थे तो काफ़ी दिनों का जो है यात्रा करते थे, लेकिन इस प्रकार से ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब इसके तीन क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है कि चलना किसका स्वभाव, तो चलना मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है ना। पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था, तो पालकियों का प्रयोग यहाँ पर अगर आप देखें फिर पालकियों का प्रयोग करके किए जाने लगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जो लोग आते जाते थे उन बीमार लोगों के लिए, या मतलब जो रास्ते में थके हुए लोग होते थे उनके लिए जो है, स्त्रियों के लिए ये सब पालकियों का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं किया जाता था, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसका आंसर दे देंगे। किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वैज्ञानिक आविष्कार है, ठीक है ना, तमाम प्रकार के पहिए के आविष्कार हुए जिससे कि वाहन बने और इसी से मनुष्य का जीवन बदल गया, और इस आविष्कार से बैलगाड़ी भी बनी जिससे कि यात्रा जो है वो सुगम हो गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप यहां से ढूंढ के लिख देंगे। इसके बाद देखिए आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यहां पर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो श्रवण और श्रमण, ठीक है ना, श्रवण और श्रमण, तो यहां पर कान होता है श्रवण का मतलब, और श्रवण मतलब बिच्छू, तो ये आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अंश और अंश, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका अंश का मतलब यहाँ पर कंधा, और ये जो अंश है इसका मतलब हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोई दो का सही अर्थ लिखना है। अंबर मतलब होता है वस्त्र और आकाश, चपला मतलब होता है बिजली और क्या होता है विद्युत, या बिजली बोल सकते हैं या चतुर बोल सकते हैं, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को। तो इस प्रकार से हो जाएगा। जड़ की बात करें यहाँ पर आपका, जैसे कि जड़ हो गया तो इसके दो अर्थ बताने हैं, तो मतलब इनके जो है कोई आपको एक ही शब्द उठाना है। अब यहाँ पर 3 है, 3 में से आराम से आप कोई एक का जो है दो अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसके 2 नंबर, एक नंबर, यानी कि आपको 2 नंबर आराम से दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला आता है, यहाँ पर कह रहा है कि इस एक शब्द का सही चयन करिए। अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय, ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वन में रहने वाले को वनवासी बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे भगवान राम वन में रहते थे। इसके बाद यहाँ पर है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी, है ना, महाध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है और तुम मेरे से मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। तो इस प्रकार से इनको कोई दो आपको सही कर देना है। यहाँ पर आते हैं काव्य संदर्भ में, आपको जस्ट एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। श्रृंगार रस शांत रस के लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार हो गया। दोहा और सोरठा दोनों को पढ़ा चुका हूँ, सुबह की क्लास में मैंने इन दोनों को आपको कराया है, और रूपक अलंकार भी पढ़ाया है, श्रृंगार रस और यहाँ पर शांत रस, ये आपको मैं सब पढ़ा दिया हूँ। तो आप जाकर देख लीजिए, चैनल पर आपको बस जाना है, ये सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तैयार है तो अच्छी बात है। यहाँ पर आइए, छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र 6 नंबर का, और अपने गाँव की सफाई संबंधित आवेदन पत्र, दोनों को मैंने कराया, ठीक है ना। बैंक से संबंधित एक आवेदन पत्र करा दिया है, लिपिक पद के लिए एक आवेदन पत्र मैंने कराया है, और मोहल्ले या गांव की सफाई के लिए भी मैंने आपको एक आवेदन पत्र करा दिया है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर। अब निबंध की बात करते हैं अपनी भाषा शैली में। 9 नंबर का टॉपिक है बाढ़ की समस्या का कारण और निवारण, स्वच्छता अभियान, जन का कल्याण, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप। और इसके बाद यहाँ पर है साहित्य में लोक मंगल की भावना और कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। तो ऐसे करके पूरा आपका पेपर जो है 22 फरवरी को ऐसे ही पैटर्न पर पेपर आपका आने वाला है। तो पूरा अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना इस पेपर को, और अच्छे तरीके से आपका यही पैटर्न पर आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अन्य वीडियो में और भी टॉपिक आपके लिए आने वाले हैं। तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।